मानसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि विकास रिकॉर्डिंग में अकेले ही बातें कर रहा था और वो समझ रहा था कि उसके साथ कोई है। तभी रिकॉर्डिंग में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया और एक पल के लिए स्क्रीन बिगड़ने के बाद मानसी ने देखा कि विकास जहां बैठा था उसके सामने एक मिरर था और उस मिरर में उसे विकास के साथ बात कर रही लड़की दिखी, जबकि विकास के पास वाली चेयर अभी भी रिकॉर्डिंग में खाली ही नजर आ रही थी। चौंकाने वाली बात यह थी कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि रिया थी। रिया को देखते ही मानसी की दुनिया में भूचाल आ गया। मानसी बोल पड़ी, ये कैसे हो सकता है? रिया तो मर चुकी है, फिर वो तुम्हारे साथ बैठकर कॉफी कैसे पी सकती है? मानसी की बात सुनकर विकास भी चौंक गया। तो क्या मैं एक भूत के साथ कॉफी पी रहा था? और अगर वो भूत है तो उसे मेरे फोन में लाइव लोकेशन शेयर करने की क्या जरूरत है? वो तो कहीं पर भी बिना रोक टोक के आ जा सकती है। विकास की बात सुनकर मानसी का दिमाग ठनका। विकास बात तो सही कर रहा था। मानसी ने अपनी आंखें 2 मिनट के लिए बंद की और फिर पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग फास्ट फॉरवर्ड करते हुए याद करने लगी। मानसी मन ही मन सोच रही थी, सबसे पहले ये लड़की विकास से टकराई, दोनों में बातचीत शुरू हुई, विकास लड़की के लिए कॉफी ले आया और उसके बाद रिकॉर्डिंग बिगड़ गई। मानसी को सारा चक्कर समझ में आ गया। मानसी ने विकास को बताया, ये एक ट्रैप है विकास, आजकल एआई की मदद से सब कुछ मुमकिन है। हमें ऐसा दिखाया जा रहा है कि रिया का भूत ये सब कर रहा है और जिस किसी ने भी ये किया है उसने बड़े स्मार्ट तरीके से वीडियो में से दूसरी लड़की को मिटा दिया और फिर मिरर में रिया जैसी हेयर स्टाइल और लुक्स वाली लड़की को बिठा दिया ताकि हमें लगे कि ये भूत है, पर ऐसा कुछ नहीं है। अब वो लड़की हमें परेशान नहीं करेगी, बस हमें यह पता लगाना है कि रिया की मौत की सच्चाई के बारे में किन किन को पता है। मानसी के सवाल का जवाब देते हुए विकास ने कहा, एक तो उमंग, दूसरा वो पुलिस वाला जो रिया को वैन में लेकर गया और उसने रिया को हमें सौंप दिया, और तीसरी रिया खुद। विकास की बात सुनकर मानसी के चेहरे पर टेंशन के बादल छाने लगे क्योंकि सारी बातें एक ही तरफ इशारा कर रही थी, रिया अभी भी जिंदा है। मानसी ने विकास से चौंकते हुए कहा, वो अभी भी जिंदा है विकास, हमें बेवकूफ बनाया गया है। रिया इस समय हमारे गुलाल के गोदाम में है, हमें जल्दी से वहां जाना होगा। मानसी और विकास भागते हुए कैफे से बाहर निकले और कार में बैठ गए, लेकिन जैसे ही विकास ने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, कार हिलने का नाम ही नहीं ले रही थी। विकास और मानसी गाड़ी से बाहर निकले और उन्होंने देखा तो उनकी गाड़ी के चारों टायर को चुरा ले गया था। इतना ही नहीं, कैफे के बाहर लगे जितने भी कैमरा थे वो भी वहां से निकाल दिए गए थे। मानसी समझ गई कि रिया कोई साधारण लड़की नहीं है और वो इतनी आसानी से मरने वाली नहीं। विकास ने मानसी की ओर देखा और पूछा, मानसी दीदी अब क्या करें, मैं कैब बुला लूं? विकास की बात सुनकर मानसी हंस पड़ी। मानसी को हंसता हुआ देखकर विकास को समझ नहीं आया कि मानसी ऐसे पागलों की तरह हंस क्यों रही है। विकास ने मानसी से डरते डरते पूछा, मानसी दीदी आप ठीक हो ना? आप हंस क्यों रही हो? बोलो ना, अब क्या करें? विकास की हालत देखकर मानसी ने विकास को समझाते हुए कहा, मैं इसलिए हंस रही हूं क्योंकि कोई हमारी नाक के नीचे रहकर हमारी कमजोर नब्ज दबा रहा है और हम हैं कि उसका गेम प्लान समझ ही नहीं पा रहे, लेकिन वो नहीं जानता कि हम क्या कर सकते हैं। अगर कैफे के सीसीटीवी रिकॉर्डिंग में गड़बड़ हुई है, इसका मतलब कैफे के लोग भी इस नाटक में मिले हुए हैं। चलो पूछते हैं। मानसी और विकास भागते हुए कैफे के अंदर गए, पर अंदर तो पूरा कैफे खाली था और काउंटर पर एक मास्क पड़ा था। ये वही मास्क था जो मिरर में रिया का चेहरा दिखा रहा था। मानसी ने मास्क को गुस्से से जमीन पर पटका कि तभी मानसी का ध्यान उस मिरर पर गया जिस पर लाल लिपस्टिक से लिखा गया था, पकड़ सको तो पकड़ लो। मानसी को यह देखकर इतना गुस्सा आ गया कि उसने काउंटर पर रखे कप को उठाया और आईने पर फेंका। आईना चकनाचूर हो गया और उसी के साथ पूरे कैफे में एक रिकॉर्डेड आवाज गूंज उठी, बहुत जल्द तुम्हारा ये नाटक खत्म होने वाला है मानसी। गुलाल के लिए बहुत लाल खून बहा लिया तुमने, अब बहुत जल्द तुम खून के आंसू रोने वाली हो। रिकॉर्डेड आवाज सुनकर मानसी भड़क गई और वो कैफे से बाहर निकल आई। पीछे पीछे विकास भी निकल आया और दोनों पैदल चलने लगे। तभी एक गाड़ी तेजी से आई और उसने मानसी को बस उड़ा ही दिया था, लेकिन सही समय पर विकास ने मानसी को खींच लिया और बोला, दीदी संभल कर। विकास ने मानसी को बचा लिया था। उसने लंबी सांसों के बीच मानसी से कहा, मानसी दीदी मुझे लग रहा है ये अब कुछ ज्यादा ही हो रहा है, अब अगर कोई आपको छेड़ने की कोशिश करे तो डायरेक्ट गन ही दबा देना। तभी एक गाड़ी ने मानसी को हॉर्न मारकर बुलाने की कोशिश की, मगर मानसी ने ध्यान नहीं दिया तो गाड़ी ने और जोर से हॉर्न बजाना शुरू कर दिया। अब मानसी का दिमाग घूम गया था। मानसी ने अपनी गन निकाली और मुड़कर ड्राइवर की ओर तान दी।
तभी गाड़ी से अपने दोनों हाथ ऊपर करता हुआ नक्श बाहर निकला। ओह माय गॉड, लगता है आज तो कोई कत्लेआम करने के मूड में है। नक्श को देखकर मानसी ने 2 ही पल में अपना मूड ठीक कर लिया, पर वो जानती थी कि अब नक्श उससे 100 सवाल करेगा। इतनी सुबह सुबह यहां क्या कर रही हो? गन क्यों निकाली? ये विकास कौन है? पैदल क्यों जा रही हो? गाड़ी कहां है? इसलिए मानसी ने भी अपनी चाल चलते हुए कहा, अब क्या करूं? मेरे दोस्त को मुझसे बात करने तक की फुर्सत नहीं है, तो मैंने सोचा शायद वो बंदूक की भाषा समझता है, तो उसे उसी की भाषा में समझाया जाए। मानसी की बात सुनकर नक्श हंस पड़ा। नक्श ने अपने कान पकड़ते हुए कहा, पूछो मत मानसी, कभी कभी तो लगता है मैं सूरत शहर में ही अच्छा था। यहां तो मैं पहले बॉडीगार्ड बना और अब कॉलेज जा रहा हूं, इंग्लिश और संस्कृत की पढ़ाई कर रहा हूं। नक्श की बात सुनकर मानसी हंस पड़ी और उसने विकास को जाने का इशारा कर दिया और खुद नक्श की गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी में बैठते ही मानसी ने नक्श से पूछा, अगर पढ़ाई करते हुए बोर हो गए हो तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक और रोल है, बॉस का रोल। अनिका डेयरी की चेयर कब से खाली पड़ी है। अनिका से मैंने इसे संभालने के लिए कहा तो वो तुम्हारा नाम ही जपने लगी। प्लीज आकर उसे संभाल लो, मुझसे अब अकेले सारा काम हैंडल नहीं होता और कभी कभी डर लगा रहता है अगर कोई गलती हो गई तो। अनिका डेयरी अब तुम्हारी और अनिका की ही जिम्मेदारी है। तुम गद्दी पर रहोगे तो सब ब्लैक एंड व्हाइट प्रॉपर रहेगा और मुझे भी छुट्टी मिल जाएगी। मानसी की बात सुनकर नक्श ने मानसी की आंखों में आंखें डालते हुए कहा, क्या तुम और मैं अलग हैं? नक्श के शब्दों ने मानसी को फुल इमोशनल कर दिया। मानसी ने नक्श की आंखों में देखा। कितना विश्वास था नक्श की आंखों में मानसी को लेकर। मानसी कुछ बोल ही नहीं पाई। नक्श ने मानसी के हाथ को अपने हाथ में लेते हुए कहा, मेरे लिए तुम्हारी और अनिका की दोस्ती भगवान के सामने की हुई प्रार्थना से कम नहीं है और मैं जानता हूं इस दोस्ती में दरार आए तुम ऐसा कोई भी काम नहीं करोगी, और अगर ऐसा काम तुम्हें करना भी पड़ा तो मैं तुमसे शिकायत या सवाल नहीं करूंगा, क्योंकि वो या तो तुम्हारी मजबूरी होगी या जिम्मेदारी। इतना कहते हुए नक्श ने मानसी के माथे को चूमते हुए कहा, अब तुम्हें जल्दी से घर ड्रॉप करता हूं और फिर कॉलेज के लिए भागता हूं, वरना हमारे पीटी इंस्ट्रक्टर गुस्सा हो जाएंगे। अनिका जावेरी गांव का चक्कर लगा रही थी और अपनी बचपन की यादों को ताजा कर रही थी। कैसे वो तालाब के पास अपने पापा के साथ मछली पकड़ने आया करती थी, कैसे वो और रिया पहाड़ों पर दौड़ लगाती थी, तो कभी मानसी के साथ अपने घोड़ों पर कैसे सवारी करती थी। वो अनिका डेयरी पहुंची ही थी कि उसे रतन राम जी मिल गए। उन्होंने अनिका को देखकर खुश होते हुए कहा, वाह क्या दिन की शुरुआत हुई है, सुबह सुबह तुम्हारे दर्शन हो गए और वो भी ऑफिस में। अनिका ने मुस्कुराकर कहा, काका आप हमेशा मेरा मूड अच्छा कैसे कर देते हैं? वैसे तो मैं बस गांव घूम रही थी, डेयरी आने का मेरा कोई इरादा नहीं था। रतन राम जी ने कहा, ऐसा क्यों कहती हो बेटा, ये डेयरी तुम्हारे नाम पर है, ये गांव तुम्हारे परिवार द्वारा स्थापित किया हुआ है, इनकी देखभाल तुम नहीं करोगी तो और कौन करेगा? मैं भी तो अब बूढ़ा हो रहा हूं ना। अनिका ने रतन राम जी से कहा, काका आपसे जवान मुझे पूरे गांव में कोई और नहीं दिखता, और जहां तक बिजनेस संभालने की बात है मैं मानसी से पहले कह चुकी हूँ कि ये मेरे बस का नहीं है। डेयरी की हर बात से मुझे पापा की याद सताने लगती है, तो नक्श के बॉडीगार्ड का काम खत्म होने का इंतजार कीजिए, वो आकर आपकी मदद कर देगा। रतन राम जी ये सुनकर थोड़ा उदास हो गए। अनिका ने ये समझ लिया और उनसे पूछा, क्या हुआ काका, आपको कोई बात परेशान कर रही है क्या? रतन राम जी ने तुरंत अपना मुंह सुधार लिया और अनिका को जवाब दिया, नहीं नहीं बेटा, तुम्हारे होते हुए मुझे कोई परेशानी हो सकती है, तुम घर में आराम करो, मैं काम निपटा कर आता हूं। अनिका वहां से निकल गई, पर रतन राम जी के सीने पर रसिक जी की वसीयत का जो बोझ था वो कहीं नहीं गया, क्योंकि मानसी ने वसीयत को पढ़वाने के लिए इंतजार करने को कहा था, तो वो अपनी मजबूरी दिल में रखकर ऑफिस के अंदर चले गए। धीमंत सर सीटी बजाते हुए सब स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, एक भी स्टूडेंट अगर आज लेट आया तो उसे 100 पुशअप करने होंगे। 5 मिनट है आप सबके पास, अपनी अपनी पोजीशन ले लें और ठीक 5 मिनट के बाद हम सूर्य नमस्कार का पहला राउंड करेंगे। आज हम सूर्य नमस्कार के 8 राउंड करेंगे। धीमंत सर ने इंस्ट्रक्शन देते हुए कॉलेज के गेट की ओर देखा। धीमंत जानता था कि अभी तक नक्श कॉलेज नहीं पहुंचा था। आज तो धीमंत ने तय कर लिया था कि वो नक्श पर अपना खुन्नस निकाल कर रहेगा और नक्श से इतनी पुशअप कराएगा कि वो थकान के मारे ट्विंकल के वहां पढ़ने ही नहीं जाएगा, और इस कारण नक्श को एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स भी नहीं आएंगे। घड़ी में 5 मिनट पूरे हो जाने पर धीमंत ने सिक्योरिटी से कहा, सिक्योरिटी गेट बंद कर दो, अब कोई भी स्टूडेंट आए तो उसे कॉलेज में आने नहीं देना, मैं खुद आकर उनसे बात करूंगा।
धीमंत को लगा जब सिक्योरिटी गेट खोलेगा तब नक्श वहां लेट आने वाले स्टूडेंट्स के साथ खड़ा होगा और वो नक्श से 100 पुशअप कराएगा। मगर धीमंत ने देखा नक्श वहां भी नहीं था। तो नक्श आखिर था कहां? तभी बॉयज वॉशरूम के बाहर हल्ला मच गया। सभी लोग जमा हो गए। धीमंत सर वहां आए और उन्होंने देखा कि बाथरूम का दरवाजा जाम हो गया था और अंदर जो स्टूडेंट था वो मदद मांग रहा था। तभी मिस ट्विंकल ने धीमंत सर से कहा, धीमंत सर, हमारी कॉलेज में आपसे ज्यादा स्ट्रांग कोई नहीं है, प्लीज आप दरवाजा तोड़कर अंदर जो स्टूडेंट है उसे बचा लीजिए। बेचारा कब से मदद के लिए आवाज लगा रहा है, अगर उसे कुछ हो गया तो हमारे कॉलेज की बहुत बदनामी होगी, प्लीज आप दरवाजा तोड़ दीजिए। सारे स्टूडेंट्स भी धीमंत सर को चेयर करने लगे थे। धीमंत सर, कम ऑन सर, आप दरवाजा तोड़ दो। ईस्ट और वेस्ट, धीमंत सर इज बेस्ट। धीमंत सर ने एक एटीट्यूड के साथ दरवाजे को तोड़ने के लिए दौड़ लगाई और उसी समय अंदर से दरवाजा भी खुल गया। लेकिन धीमंत ने अपनी गति पकड़ ली थी, इसलिए वो सीधा जाकर दीवार से टकरा गया और वहीं बेहोश हो गया। धीमंत सर को चेयर पर बिठाया गया था। धीमंत के माथे पर बड़ा सा फोड़ा निकल आया था। राजगोपाल सर धीमंत के माथे पर बर्फ लगा रहे थे। जैसे धीमंत ने अपनी आंखें खोली, उसने देखा सारे स्टूडेंट्स और टीचर धीमंत को ही देख रहे थे। धीमंत के सामने मिस ट्विंकल ने अपने हाथ की 4 उंगली करते हुए पूछा, ये कितनी उंगलियां हैं सर? धीमंत ने मिस ट्विंकल को देखा और जवाब देते हुए कहा, 4। धीमंत के जवाब के साथ ही मिस ट्विंकल ने ऐलान कर दिया, धीमंत सर और उनकी याददाश्त एकदम ठीक है। मिस ट्विंकल की बात सुनते ही सारे कॉलेज के बच्चे खुशी से झूम उठे और शोर करने लगे। धीमंत को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। धीमंत ने राजगोपाल सर से पूछा, आखिर ये सब नाच क्यों रहे हैं? और वो लड़का कौन था जो बाथरूम में बंद हो गया था? तभी एक हाथ गुलाब का फूल लेकर आगे आया और उसने धीमंत से कहा, थैंक यू सर। वो कोई और नहीं, नक्श ही था। अब देखना यह था कि नक्श को देखकर धीमंत का क्या रिएक्शन होगा और किसने नक्श को कॉलेज में एंट्री दिलाई थी। क्या नक्श को मानसी पर शक हो गया था? आखिर अनिका अपने पापा की विल कब पढ़ पाएगी? और क्या रिया सच में जिंदा थी या उसकी शक्ल इस्तेमाल करके कोई और ही खेल खेल रहा था? जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा एम्पायर, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।